15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस। अंग्रेज बड़े बड़े जहाज़ों में भरकर इंग्लैंड को जा रहे थे। सभी आम भारतीय खुशी से नाच रहे हैं। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कई सालों तक भारत पर राज करने वाले अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। हमें आज तक यही बताया गया है कि महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से अंग्रेज भारत से निकल गए। मतलब आपको क्या लगता है कि गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया और सारे अंग्रेज इससे डर के भाग गए, है ना? शायद नहीं। ये है क्लेमेंट एटली, जो कि भारत को आज़ादी मिलते समय यानी कि 1947 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। जब ये बंगाल के दौरे पर थे तब इनसे पूछा गया कि भारत को आज़ादी देने में जो नरम दल था यानी कि गांधी जी एंड कांग्रेस, इनका क्या हाथ था? तब उन्होंने जवाब दिया मिनिमल, यानी कि नाम मात्र का। तो अगर 1947 में भारत को छोड़ने का ब्रिटिशर्स के पास कोई भी रीजन नहीं था, सो व्हाई डिड दे डिसाइडेड टू गो? इट सीम्स द ट्रू स्टोरी इज स्टिल हिडन फ्रॉम द कॉमन पीपल। 1939 का दौर। सभी लोग इंक्लूडिंग कांग्रेस और गांधी जी कोशिश कर रहे थे भारत को आज़ादी देने के लिए, हड़ताल और आंदोलन वगैरह करके। लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद नतीजा कुछ खास नहीं निकल रहा था। इसी में वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो चुका था एंड इस वॉर में ब्रिटेन भी शामिल था। वॉर शुरू होते ही अंग्रेजों की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। ब्रिटिशर्स के पास सोल्जर्स की कमी थी एंड इसलिए अंग्रेजों को भारतीय सोल्जर्स चाहिए थे जो कि वॉर में उनके साथ लड़े। तो ये लोग इंडिया के लीडर्स को वॉर में कोऑपरेट करने बोलते हैं और ये कहते हैं कि इसके बदले हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद। बट वेट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी कुछ ऐसा ही हाल था, जब हमारे लाखों भारतीय सैनिक इस वॉर में गए थे इस वादे से कि ये वॉर खत्म होने के बाद हमें स्वराज मिलेगा। लेकिन हमें मिला क्या? देखा जाए तो कुछ भी नहीं। तो कांग्रेस के लीडर्स ने ही डिसाइड कर लिया कि जब तक अंग्रेज भारत को आज़ादी देने का डिक्लेयर नहीं कर देते तब तक हम उनकी कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन उस समय कांग्रेस में गांधी जी अकेले थे जो कि ब्रिटिशर्स का साथ देने की बात कर रहे थे। उनका मानना था कि इस वक्त ब्रिटिशर्स पे ज्यादा प्रेशर डालना एथिकल नहीं होगा। दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि यही सही समय है जब ब्रिटिशर्स की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर एक बड़ा मास मूवमेंट लॉन्च करके उन्हें भारत से भगा दे। मतलब उनका सिंपली ये मानना था कि अभी के समय में बिना एग्रेशन एंड वायलेंस के आज़ादी मिलना मुश्किल है। लेकिन ये आइडिया गांधी और कांग्रेस को पसंद नहीं आता। गांधी जी का कहना था कि दुश्मन को उसके मुश्किल समय में दबाना गलत है। दुश्मन को उसकी मुसीबत के समय दबाना गलत है। ये युद्ध समाप्त हो जाने दो, फिर हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ लेंगे। इन्हीं कुछ मतभेदों की वजह से सुभाष बाबू कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन देते हैं। वो क्लियरली ये मानते थे कि जो गलती हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में की थी वही गलती अब रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब देखो, वॉर की वजह से अंग्रेजों की हालत बुरी तो है ही, लेकिन वही दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस इंडिया के इंडिपेंडेंस की एक्टिविटी को बहुत तेजी से बढ़ा रहे थे। इसलिए ब्रिटिशर्स नेताजी को जेल में डाल देते हैं, लेकिन वहाँ पे भी वो हंगर स्ट्राइक वगैरह करते हैं जिससे कि उनके हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है। लेकिन वो घर से भी जैसे तैसे बच के भाग जाते हैं जर्मनी के रास्ते, सिंपली बिकॉज इस वॉर में जर्मनी ब्रिटेन के अगेंस्ट था। 29 मई 1942 ये वो दिन था जब नेताजी जर्मनी में जैसे तैसे जुगाड़ लगा के हिटलर से मिलते हैं एंड उनको ये प्रपोजल देते हैं कि आपने जिन ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स को बंदी बनाए रखा है आप उन्हें मुझे दे दीजिए, जिससे कि हम मिलकर ब्रिटिशर्स को हरा सके। बट देखो, हिटलर से उनको इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता, तो वहाँ से जापान के लिए निकल जाते हैं क्योंकि जापान भी वॉर में ब्रिटेन के खिलाफ था, प्लस उनके कॉन्टेक्ट भी जापान में अच्छे थे। इंडिया के बाहर जाके बोस अपने हिसाब से इंडिया की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वही दूसरी तरफ इंडिया में गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये मूवमेंट कंप्लीट फेलियर था। ऐसा इसलिए क्योंकि आंदोलन शुरू होने के बस कुछ ही घंटों में अंग्रेज गिरफ्तारी स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट सभी लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी जी, पंडित जी, इन सभी को अंग्रेज जेल में डाल देते हैं। अब लीडरशिप ना होने की वजह से आंदोलन खत्म हो जाता है एंड अभी 1943 तक नेताजी भी जापान में पहुंच गए हैं। नेताजी ने जापान के पीएम तोजो से बात करके जो भारत के सैनिक युद्ध में पकड़े गए थे
उन सारे भारतीय सैनिकों को छोड़ दिया। फिर वो सैनिक एंड उनके जैसे कई सारे सैनिक मिलकर सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो जाता है। एंड इन फौज को सभी चीज़ें जैसे कि हथियार से लेकर गन्स तक सभी चीज़ें जापान प्रोवाइड कर रहा था। अब नेताजी के पास आर्मी रेडी है और वो भी और इंतज़ार नहीं कर सकते। 1944 इस समय आईएनए के फौजी भारत में आ चुके हैं। अब धीरे धीरे आज़ाद हिंद फौज ईस्ट इंडिया के मोस्टली एरिया जैसे कि मणिपुर, नागालैंड, इनके कई सारे इलाके आज़ाद हिंद फौज अपने कब्जे में लेती है और चारों तरफ चलो दिल्ली के नारे लग रहे हैं। अब पूरी आर्मी दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी 1945 की सुबह अखबार में खबर छपती है कि जर्मनी के लीडर एडोल्फ हिटलर ने खुदकुशी कर ली है और उसी साल जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए जाते हैं। अब जापान ने सरेंडर कर दिया है और जो चीज़ें जापान फौज को दे रही थी जैसे कि हथियार, गन्स, ये सभी चीज़ें आर्मी को प्रोवाइड करने में बहुत दिक्कत आने लगती है। फिर क्या, उनके सारे सप्लाई चेन काटे जाते हैं। ऊपर से जो बारिश हो रही थी और जंगलों में छुपकर युद्ध करने से आईएनए के सोल्जर्स काफी थक चुके थे। The unpredictable monsoon cut off even the slender lines of supplies and halted the march towards Delhi. To add to the distress, the INA had no air cover. On the other hand, the Allied forces commanded unlimited air support and continuous reinforcements. एक तरफ ब्रिटिशर्स की माइटी सेना, उनके एडवांस वेपन्स, एयरक्राफ्ट थे, एंड वही दूसरी तरफ थकी भूखी सेना। ये लोग सिर्फ आत्मबल के साथ और कितने देर टिक पाते। इसलिए इन एक्सट्रीम कंडीशन में आईएनए को अपने हथियार डालने पड़े और इस तरह आज़ाद हिंद फौज ने सिंगापुर में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया है। इस समय तक बोस भारतीय स्वतंत्रता के सबसे बड़े आइकॉन बन चुके थे। एक ऐसा लीडर जिसने ब्रिटिश रूल को हिला कर रख दिया था, जबकि कांग्रेस आज़ादी के लिए सिर्फ पीसफुल मूवमेंट पर भरोसा कर रही थी। अब सीन समझो, ब्रिटिशर्स ने लड़ाई तो जीत चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। इस समय तक बाकी सभी देशों में डिस्कस होने लग रहा था कि भारत के लोगों के साथ जो हो रहा है वो गलत है। दूसरी चीज़ कि वर्ल्ड वॉर में फंसने की वजह से अंग्रेजों का नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। ऊपर से ब्रिटिशर्स ने आईएनए कमांडरों के खिलाफ रेड फोर्ट में पब्लिक ट्रायल शुरू किए हैं। दरअसल ब्रिटिशर्स का ये भी कहना था कि वर्ल्ड वॉर के समय कई ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स ने भी आईएनए को ज्वाइन किया था, जो कि ब्रिटिश क्राउन के साथ गद्दारी थी। अंग्रेजों ने सोचा था कि इन सभी को सजा देकर वो भारत में मिसाल खड़ी कर देंगे, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत ना कर सके। लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी उन्हीं के अगेंस्ट काम कर गई। देखते ही देखते अभी पूरे भारत में ये बात फैल गई है कि हमारे देश के सैनिकों को अंग्रेज किसी भी झूठे आरोप में फंसाकर टॉर्चर कर रहे हैं। बस फिर क्या, पूरे देश के लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं। ऊपर से अभी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने की वजह से ब्रिटिशर्स के पास मिलिट्री बैकअप ही नहीं है इन सभी प्रोटेस्ट को दबाने के लिए। और जो सैनिक इनके पास है उनमें से ज़्यादातर सोल्जर्स हिंदुस्तानी सोल्जर्स हैं। फरवरी 1946 मुंबई, अखबार में एक खबर छपती है कि रॉयल इंडियन नेवी ने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ बगावत कर दी। उनके ऑर्डर्स मानने बंद किए हैं। आर्म फोर्स की इम्यूनिटी पूरे भारत में जंगल की आग की तरह फैल रही थी। इसे देख रॉयल एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में भी विद्रोह शुरू हुआ। The Indian army would have also revolted. 25 lakh soldiers. Imagine what would have happened if the Indian army had joined this revolt, if they had come to know about this. सभी भारतीय सैनिक अभी बगावत पर उतर चुके हैं। ब्रिटिश सरकार के लिए इस रिबेलियन को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो गया। जगह जगह पर वायलेंस प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके थे। कई जगह पर तो राइट्स हुए जहां अंग्रेज सरकारों को भगाया गया। ये साफ हो गया था कि अंग्रेजों को अब भारत छोड़ना होगा। अपनी जान के खतरे को भांपते हुए अंग्रेजों को तुरंत इवैक्यूएशन के लिए सीक्रेट ऑर्डर्स दिए गए। एक चुपचाप मास एक्सोडस शुरू हुआ। अंग्रेजों ने पावर ट्रांसफर करने का वादा किया और उम्मीद से जल्दी भारत को आज़ादी मिल गई। लेकिन अफसोस 1947 में बोस सेलिब्रेट करने के लिए भारत में नहीं थे। हर जगह उनके प्लेन क्रैश में मारे जाने की खबर फैली थी, जबकि असल कहानी कुछ और ही थी। हाँ, इसके बारे में डिटेल में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो आज का भारत शायद कुछ अलग होता।
लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आईएनए के उन सिपाहियों को जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, कांग्रेस ने उन्हें फ्रीडम फाइटर का दर्जा देने से मना कर दिया और इसका पूरा क्रेडिट क्विट इंडिया मूवमेंट को गया। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी और नेहरू को ऊपरी दर्जा दिया गया, जबकि बोस, सावरकर और बाकी सभी फ्रीडम फाइटर्स को भुला दिया गया।